दादा साहब गायकवाड़ भी हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐलान किया, ये इतिहास थोड़ा आप लोगों को जानना बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय उन्होंने घोषित किया कि हम लोग हिंदू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पब्लिक बयान दिया उसमें बयान था कि हम लोग हिंदू हैं। हिंदू होने की वजह से सभी हिंदुओं को कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार है। हम भी हिंदू हैं, इसलिए हमें भी हिंदू होने की वजह से दर्शन करने का अधिकार होना चाहिए। मगर ब्राह्मणों ने कालाराम मंदिर में 25,000 30,000 जो लोग थे बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, उनको उन्होंने पथरे मारे और कालाराम मंदिर में दर्शन करने नहीं दिए। तो बाजू में ही आधे किलोमीटर अंतर पर बड़ा ग्राउंड था, वहां वो 25-30,000 लोगों को लेकर गए और लेकर जाकर फिर उन्होंने उनको कहा, यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर ब्राह्मणों ने हमें कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार नहीं दिया तो इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं। क्योंकि आजकल हिंदू की बातें बहुत होती है, गुजरात में थोड़ा ज्यादा ही होती है। इसलिए मैं जो SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 की बात है, हिस्टोरिकल बात है, रिकॉर्डेड बात है, वो बात मैं आपको समझा रहा हूं। और क्योंकि उसी समय लोगों ने मार खाया था, पत्थरे खाए थी, लाठियां भी खाई थी और मामला गरम था। जब लोहा गरम था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हथौड़ा मारा कि हम हिंदू यदि होते तो दूसरे हिंदुओं को प्रवेश था, अगर हम हिंदू होते तो हमें भी प्रवेश होना चाहिए था। अगर हमें प्रवेश नहीं दिया गया, दर्शन करने नहीं दिया गया, तो ये सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं। मेरा ये कहना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और OBC के लोग, ये तीनों समूहों के लोग हिंदू नहीं है। जब SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाते हैं तो अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाता है और इस वजह से दिल्ली की सत्ता पर भाजपा की सत्ता आती है। ये हम लोगों के नालायकी का नतीजा है। 3.5% ब्राह्मण है, गुजरात में 2% से ज्यादा नहीं। ऑल इंडिया में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, गुजरात में 1.5 या 2% से ज्यादा नहीं। और भाजपा को बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, उसमें हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट देने का अधिकार नहीं है, ये वोट दान करने का अधिकार नहीं है, ये वोट शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार हम लोग मानते हैं और दूसरे को वोट दे देते। वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। यदि हम लोग अपने दिमाग में थोड़ा परिवर्तन कर ले, कौन सा परिवर्तन? हम ये मान ले कि वोट का अधिकार शासक चुनने का अधिकार नहीं है, हम ये मान ले शासक बनने का अधिकार। जब हम मानते हैं शासक चुनने का अधिकार है तो दूसरों को चुनते रहते हैं। जब हम मानेंगे कि शासक बनने का अधिकार है तो फिर वोट के अधिकार का उपयोग शासक बनने के लिए करेंगे। विचार से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सारे दुनिया में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए वो विचार से हुए। जितनी अग्नि में आग होती है उससे ज्यादा आग विचार में। दुनिया में जो कई क्रांतियां हुई है वो विचारधारा की वजह से हुई है और उसमें हजारों लाखों लोग क्रांतियों में मारे गए हैं। अग्नि में इतने नहीं मारे गए जितने क्रांति में मारे गए हैं और वो विचारधारा के आधार पर क्रांति।
तो विचारधारा में जो अग्नि होती है उससे भी कई ज्यादा बड़ी आग होती है। इसलिए हम लोगों को विचारधारा को समझकर परिवर्तन के लिए विचारधारा को हथियार के तौर पर उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। ये बात मैं आपको समझा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 को जब ये बात कही कि यदि हम हिंदू होते तो कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने का अधिकार होता। अगर उन्होंने हमें अधिकार नहीं दिया इसका मतलब हम हिंदू नहीं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि माहौल गर्म था। अभी अभी हमारे लोगों ने पत्रे खाए थे, अभी अभी हमारे लोगों ने लाठियां खाई थी, यानी माहौल गर्म था। और इस गर्मी में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हथौड़ा चलाया तो जो आम आदमी है वो कभी अगर पीटते नहीं, मार नहीं खाते, तो बाबा साहब अम्बेडकर भी उनको कहते कि हम हिंदू नहीं तो मानते हमारे लोग नहीं मानते। मगर अभी अभी पीटे थे, अभी अभी उनकी पिटाई हुई थी। जब ऐसे गर्म माहौल में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यदि हम हिंदू होते तो हमें कालाराम मंदिर में जाके दर्शन करने का अधिकार होता, दर्शन करने का अधिकार नहीं दिया, इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदू नहीं है। तो जो अनपढ़ गवार लोग थे जिन्होंने मार खाया था, उन्होंने इस बात को तालियां बजाकर बड़े पैमाने पर समर्थन किया कि हाँ बात सही। मैं ये ऐतिहासिक बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का ही इतिहास है। जब आंदोलन चल रहा था तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुई और नासिक से बाबा साहब अम्बेडकर सीधे लंदन में 1930। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, बाबा साहब अम्बेडकर गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों के लिए सेक्रेटरी डेमोक्रेट की मांग की। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी का ये कहना था कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित किया है। उसके पीछे गांधी जी का मकसद था कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित होती है तो मैं सारे देश के लोगों को इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए कहूंगा और दबाव डालकर अपनी मांगे अंग्रेजों से मंगवाऊंगा। अंग्रेजों ने इस बात को समझ कर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित की और वहां गांधी जी को बुलाया। गांधी जी इस बात को समझकर नहीं गए। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सेक्रेटरी डेमोक्रेट की मांग की, अगर मैं वहां जाकर टांग अड़ाने का काम नहीं करूंगा तो अंग्रेज लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात स्वीकार कर लेंगे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए। अभी गुजरात के लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा गांधी जी के बारे में जब मैं बता रहा हूं कि वो वहां टांग अड़ाने के लिए गए और वहां बाबा साहब अम्बेडकर का और गांधी जी का सबसे बड़ा जो झगड़ा हुआ वो वहां हुआ। अब बाबा साहब अम्बेडकर का झगड़ा गांधी जी के साथ कोई निजी झगड़ा नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर के ढोर डंगर गांधी जी के खेती में जाके चरते थे और गांधी जी के ढोर डंगर बाबा साहब अम्बेडकर के खेती में जाके चरते थे और वो चरने की वजह से फसल का नुकसान होता था और फिर गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का झगड़ा होता था। ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कोई खेती नहीं थी, गांधी जी के पास भी कोई खेती नहीं थी, दोनों बैरिस्टर थे, दोनों के पास कोई खेती नहीं थी। गांधी जी के भी बाप दादा के पास कोई खेती नहीं थी, बाबा साहब अम्बेडकर के भी बाप दादा के पास कोई खेती नहीं थी। तो ये कोई निजी झगड़ा नहीं था। झगड़ा क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे हमारे लोगों को सेक्रेटरी डेमोक्रेट होना चाहिए क्योंकि अछूतों को गैर अछूत लोग प्रतिनिधि के तौर पर सही और सच्चा प्रतिनिधि चुनकर नहीं रह सकते। अछूतों के लोग ही अछूतों को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसलिए सेक्रेटरी डेमोक्रेट अछूतों को दिया जाए। गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो गांधी जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी रियल रिप्रेजेंटेशन अछूतों को मिले या ना मिले। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाद में अछूतों को शेड्यूल कास्ट कहा गया 1935 के अनुसार। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया
विरोध के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों को अपनी बात समझाने में कामयाब हुए और 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर विजयी होकर उनको सेपरेट इलेक्टेड अंग्रेजों ने दे जब दे दिया तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। अंग्रेजों ने अधिकार दिया, गांधी जी ने इसका विरोध किया। सारे देश के इतिहास में ये बात पढ़ाई जाती है कि गांधी जी ने आजादी का आंदोलन चलाया। यदि ये बात सच मानी जाए कि गांधी जी ने आजादी का आंदोलन चलाया तो वो हमारी आजादी का विरोध क्यों कर रहे थे? आजादी में सभी को अधिकार मिलना था, तो गांधी जी ने इस बात का विरोध क्यों किया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार हासिल किए तो वो अधिकार खत्म कर दिए जाए? इसका गांधी जी ने क्यों विरोध किया? ये हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं। गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इस आमरण अनशन की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पुनः फैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट गांधी जी खत्म करने में कामयाब हो गए और जॉइंट इलेक्टोरेट हमारे लोगों पर थोपने में कामयाब हुए। इस जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से आज के तारीख में 131 मेंबर पार्लियामेंट देश के संसद में चुनकर जाते हैं और 1250 से ज्यादा एमएलए देश की विधानसभा में चुनकर जाते हैं। मगर कोई भी आजाद भारत में आज तक कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार रही, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट इलेक्टोरेट के समर्थन के बगैर कांग्रेस की एक भी सरकार आजाद भारत की नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार अभी है सेंट्रल में, 303 सीटें बीजेपी की चुनकर आई, उसमें 76 सीटें एससी एसटी की। अगर ये माइनस कर दो तो नरेंद्र मोदी का बहुमत भरभरा कर गिर जाएगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। मगर चूंकि ये जॉइंट इलेक्टोरेट है और जॉइंट इलेक्टोरेट में ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पार्लियामेंट का अनुभव बताया कि एससी एसटी के लोग जो जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर जाते हैं वो वहां जाकर क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा दे आर ओपनिंग देयर माउथ ओनली फॉर योइंग, यानी वो जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। अब जमाई देना नेचुरल कॉल है, इसलिए वो मुंह खोलना ही पड़ता है। जमाई देना नेचुरल कॉल है, इसलिए मुंह खोलना ही पड़ता है। अगर ये नेचुरल कॉल नहीं होता तो उसके लिए भी ये लोग मुंह नहीं खोलते। तो पार्लियामेंट में एससी एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, इनके सपोर्ट के बगैर सेंट्रल में आज तक किसी की सरकार नहीं बनी। सेंट्रल में जो प्रधानमंत्री बनता है वो एससी एसटी के सपोर्ट के बगैर बन ही नहीं सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अचीवमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी ने बताया नहीं होगा। अभी नरेंद्र मोदी के 303 सीटें बीजेपी की है, उसमें 76 एससी एसटी की, 131 में बीजेपी की 76 सीटें, उसकी सरकार भी हमारे समर्थन से। मगर जो जॉइंट इलेक्टोरेट में चुनकर गए लोग हैं उनके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि हम एमएलए और एमपी चुनकर भेजते हैं उनको बोलने के लिए ही भेजते, क्योंकि जमाना बदल गया, चाकू छुरी बंदूक गोली का जमाना नहीं रहा। अभी डेमोक्रेसी में अपने हक के बारे में बोलना पड़ता है। जितना बढ़िया आप पार्लियामेंट में बोल सको उससे आप अपने अधिकार हासिल कर सकते हो बोलने। मगर जिन लोगों को हम बोलने के लिए भेजते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके बारे में लिख कर रखा कि वो दलाल बन गए, भड़ुए बन गए। एक जगह तो उन्होंने कहा कुत्ते बन गए, एक उनके रिकॉर्ड में लिखा कुत्ते बन गए। फिर उन्होंने लिखा कि अगर ये कुत्ते काटने वाले होते तो अच्छा हो, मगर ये भोंकने वाले भी नहीं, ये कम से कम हमारा नाम लेकर, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का नाम लेकर ये एमएलए एमपी हमारे दुश्मनों पर भोंकते जैसे कुत्ते भोंकते हैं। भोंकने का काम नहीं करते, काटने का तो बहुत दूर की बात। तो बल्कि आगे कहा उन्होंने कि ये जो कुत्ते हैं अपने मालिक के इतने वफादार हैं
कि मालिक आते ही उनके सामने पूछ हिलाने का काम करते हैं। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने एमएलए और एमपी के बारे में लिख कर रखा हुआ है। व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा उसमें, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। तो इस तरह से ये सारा रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं है, रिकॉर्ड में है वो बातें बता रहा हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो बता रहा हूं। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार हासिल किया। अगर सेपरेट इलेक्टेड होता, सेपरेट इलेक्टेड का क्या मतलब है? अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। तो इससे क्या होता? अछूतों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता तो जो सबसे ज्यादा लड़ाकू होता वही पार्लियामेंट में चुन कर देता। अभी क्या होता है ज्वाइंट इलेक्टेड में क्या होता है? मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। जस्टिस अकोदिया थे जयपुर के, अजमेर के हमारे कार्यक्रम में उद्घाटक थे। वो भाषण कर रहे थे और अपना अनुभव बता रहे थे कि एक बार हम जयपुर से जोधपुर जा रहे थे तो चतुर्वेदी नाम का राज्यसभा का कांग्रेस का मेंबर हमारे साथ में था और एक एमएलए शेड्यूल कास्ट का हमारे साथ में था और हम लोग बैठे थे। तो कुछ देर चलने के बाद जो चतुर्वेदी राज्यसभा के मेंबर थे उसको टॉयलेट के लिए चला गया। तो ये गाड़ी में दो ही लोग बैठे रहे, एक जस्टिस अकोदिया और एमएलए शेड्यूल कास्ट का। थोड़ी देर के बाद एमएलए ने जस्टिस साहब को कहा कि जज साहब वो चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए मगर पानी लेकर नहीं गए। एमएलए ने जज साहब को कहा कि वो पानी लेकर नहीं गए। तो जज साहब ने उनको कहा कि चतुर्वेदी जी का पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं नहीं धोना चाहते उसकी समस्या है, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? ये कोई विधानसभा का मामला है तो तुम चिंता कर रहे हो? जो शुरुआत का एमएलए था उसको जज साहब ने ऐसे कहा। चुप। थोड़ी देर के बाद उसको याद आता है ये चतुर्वेदी जी मुझे एमएलए का टिकट दिलवाया था और मैं एमएलए बन गया। अगर वो नाराज हो गया तो अगले चुनाव में शायद मुझे टिकट नहीं मिलेगा। फिर जज साहब नहीं वो पानी लेकर नहीं गए, वो अच्छी बात नहीं है। तो जज साहब ने देखो अगर तेरे को पानी लेके जाना है तो लेके जाओ, मुझे पूछना मत। मेरे को पूछकर लेके जाना चाहते हो, मुझे भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो, मुझे पूछना मत, तुमको लेके जाना तो लेके जाओ। तो वो पानी की बोतल थी वो उठाकर लेके गए। तो मैंने जज साहब को पूछा, वो बोल रहे थे मैंने पूछा जज साहब कि हमारा शेड्यूल कास्ट का एमएलए केवल पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा धोया? तो जज साहब ने कहा वो झाड़ी के पीछे से मैं देख नहीं पाया, हो सकता है ऐसा हो गया। तो मैं ये उदाहरण आपको इससे बता रहा हूं कि जो हमारे एमएलए है, जो हमारे एमपी है, जो जॉइंट इलेक्टेड में चुनकर जाते हैं, उन लोगों की हालत कितनी खराब। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था दलाल बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, पिछवाड़ा धोने वाले बनेंगे। ये तो बाबा साहब ही कल्पना नहीं कर पाए। मतलब इतना गिर गए जॉइंट इलेक्टेड की वजह से, यानी बाबा साहब भी इस बात की कल्पना नहीं कर पाए थे। तो जॉइंट इलेक्टेड से जो पतन हुआ पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये बहुत भयंकर बात जो है मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए सबूत के तौर पर बोल रहा हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड है, मगर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया हो। तो ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर को ये पुना पैक्ट करना पड़ा और पुना पैक्ट 1932 के 35 के सेकंड इंडिया एक्ट में कानून बनाया। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चुनाव हुआ, इस कानून को आधार बनाकर चुनाव हुआ। तो वहां पर सारे देश भर में ज्वाइंट इलेक्टेड से बहुत सारे कांग्रेस के लोग चुनकर गए, क्योंकि ज्वाइंट इलेक्टेड में क्या होता है, कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का वहां चुनाव लड़ता है, मगर वोट देने का अधिकार सारे सवर्ण हिंदुओं को होता है। तो बहुसंख्यक उनकी वोट है, तो उनके वोटों से वो ऐसे दलाल और भड़ों को चुनकर देते हैं जो उनके यहाँ
मिलाने वाला होता है, उनको ही चुनकर देते हैं, तो वो चुनकर जाने के बाद संसद में और विधानसभा में किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते। ये इतिहास भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का जो इतिहास है, इतिहास हमारे साथ, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये अनुभव को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे देश में घूमकर 1942 को सारे देश में घूमकर नागपुर में ऑल इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोगों को इकट्ठा किया और पहली बार 1942 में शेड्यूल कास्ट के लोगों को ऑल इंडिया का अधिवेशन ले करके 42 में उन्होंने नागपुर में इकट्ठा किया। और उस समय जितने प्रोविंस थे, सारे प्रोविंस के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर 42 तक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और फिर शेड्यूल कास्ट का इतना बड़ा जब अधिवेशन चल रहा था, उसी अधिवेशन के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को नागपुर में भेजा जाया कि अंग्रेजों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको लेबर मिनिस्टर के तौर पर, कैबिनेट के तौर पर लिया जा रहा है। तो वो नागपुर से ही अधिवेशन छोड़ करके दिल्ली गए और उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया, सिंचाई मिनिस्टर बनाया गया, बिजली मिनिस्टर बनाया गया, लगभग 4 मंत्रालय का कार्यभार, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का भी मिनिस्टर बनाया गया। ऐसे 4 मंत्रालय का कार्यभार उनको दिया गया। बहुत सारे जो लेबर लाभ हैं भारत में, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में जब वो लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने बनाया। बहुत सारे हमारे लोगों को ये पता नहीं कि ये 8 घंटे ही लेबर काम करेगा। एक कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। 8 घंटे से ज्यादा हमारे लोगों को कोई लिमिट, तो हमारे इंडिया में कोई सिस्टम तो था नहीं कि लेबर काम करेगा तो 12 घंटे करेगा, 14 घंटे करेगा, उसकी कोई लिमिट, कोई कानूनी लिमिट थी। मगर ये कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए लेबर से। किसी को बताइए कि ये कानून उन्होंने बनाए, ये लड़ाई जो उन्होंने लड़ी। और 42 के बाद 43 में 9 अगस्त 1943 को उन्होंने 8.33% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए लागू किया। 8.33% रिजर्वेशन 9 अगस्त 1943 को शेड्यूल कास्ट को लागू किया। ये संविधान लागू होने के बाद नहीं, 9 अगस्त 1943 को जब वो 42 को लेबर मिनिस्टर बने, 43 को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते ही आजाद होने के पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार लागू। मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करते हैं, आजकल हम जय संविधान बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, आप जय संविधान बोलते हो, अच्छी बात है। तो मैंने एक जय संविधान बोलने वाले व्यक्ति को पूछा, संविधान पढ़ा? तो मेरा देखते हैं, अरे क्या पूछ रहे हैं, संविधान पढ़ा? तो मेरा अरे क्या पूछ रहे, मेरा कठिन सवाल, चलो आसान कर दिया। मैंने आसान कर दिया। संविधान देखा, कठिन पूछा, पढ़ा। तो दूसरा सवाल देखा, फिर ये क्या सवाल, देखा फिर मैंने कहा और आसान कर देगा, दूर से देखा 1 किलोमीटर से, 1 किलोमीटर से भी नहीं देखा। तो हमारे लोग जय संविधान कहते, मगर उन्होंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, दूर से भी नहीं देखा। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये संविधान की कॉपी ले लो और संविधान पढ़ो। 63 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स लिखे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में। उसमें 63 आर्टिकल है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। ये 4 समूहों के लिए 63 आर्टिकल लिखे हैं 395 आर्टिकल में से। तो आपको पता चलेगा ये हमारे कितने बड़े अधिकार। वो भी 2-2.5 हजार साल के बाद भारत में हम लोगों के कोई अधिकार दस्तावेजी हो गए। मनुस्मृति लिखने के बाद हमारे सारे दस्तावेजी अधिकार खत्म हो गए। 26 जनवरी 1950 को पहली बार सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या होने के बाद, पहली बार ईसा पूर्व 185 को सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या हुई। उसके बाद इतने साल से पहली बार हम लोगों को दस्तावेजी अधिकार मिले। ये कहा जा सकता है कि ये हमारे अधिकार है।
है। तो ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी। किसी को पता नहीं, जिसकी वजह से हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। पढ़ने लिखने का है, वजीफा का है, नौकरी का है, आरक्षण का है, रिजर्वेशन प्रमोशन का है, अधिकारी बनने का है, चपरासी बनने से लेकर अधिकारी बनने का, IAS IPS अधिकारी बनने का, उसका कोटा संख्या के अनुपात में आपको SC को, ST को, OBC को, ये वो 52% OBC को 27 मिला। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल जो लिखा उसकी वजह से मिला। तो ये बातें जो है, ये सारी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी और सारे अधिकार अपने मरने के पहले दस्तावेज किए। उसके बाद में आप और भी बहुत सारी बातें हैं। जब उनको 2 सितंबर 1946 को ये संविधान सभा का गठन होने की प्रक्रिया शुरू हुई और बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लिखने का, संविधान लिखने का। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का जो अधिकार बहाल किया गया, उसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। ये बात जानना और समझना जरूरी है। गांधी जी ने, जो लॉर्ड माउंटेन गवर्नर जनरल थे, तो गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, यदि आप इनको कोई संवैधानिक अधिकार या किसी प्रकार के अधिकार अनाउंस नहीं करते हैं, तो फिर मैं आपका भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार, भारत के टुकड़े करने के लिए मैं मेरी सहमति देने के लिए तैयार। इससे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को क्या कहा, आप लोगों को धक्का लगेगा थोड़ा सुनने के लिए, क्या कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को यदि आप अधिकार देने के लिए मना करते हो, तो फिर मैं भारत के टुकड़े करने का आपका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार। इन्हें हमारे अधिकारों का बलि देकर गांधी जी ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। और जब ये टुकड़े करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, तब पाकिस्तान, ये बड़ा भयंकर इतिहास है। और इस वजह से आज हमारी बाबा साहब अम्बेडकर जो करना चाहते थे, जो सेपरेट इलेक्टेड 1932 को गांधी जी ने फेल किया, वो दोबारा अंग्रेजों को कहा कि इसकी वजह से हम लोगों को सही अधिकार नहीं मिले हैं, इसे रद्द कर दिया जाए ज्वाइंट इलेक्टेड को। तो गांधी जी ने ज्वाइंट इलेक्टेड के समर्थन में और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टेड के विरोध में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव स्वीकार किया, मगर हमारे लोगों के अधिकार का विरोध किया। ये हैरान करने वाली बात है, मगर है, वस्तुस्थिति है, फैक्ट है, ये सारा रिकॉर्ड है। कांग्रेस के लोगों को जब ये मालूम होता है, मैं कहता हूं तो नहीं, वामन मिश्रा नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, कुछ बातें सही तो है, मगर वो बढ़ा चढ़ा कर बताते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहता हूं, बल्कि वो सारा रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट्री है। जो डॉक्यूमेंट्री है वो बता रहा हूं, दूसरों को पता नहीं, मुझे पता है, दूसरों को जानकारी नहीं है, मेरे पास जानकारी है, डाटा है, फैक्ट है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। आज तक मैंने ये जो कहा, किसी कांग्रेसी ने वामन मिश्रा गलत कहते हैं, आज तक नहीं कहा। कांग्रेसी को ऐसा हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि 26 जनवरी 1950 तक बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सारे संवैधानिक अधिकार रिजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुए। वो संविधान आज तक लागू नहीं किया गया, जो हमारे फेवर में जो आर्टिकल है 63, वो लागू नहीं किया गया, क्योंकि लागू करने की जिम्मेदारी कार्यकारी सत्ता कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद बीजेपी की आ गई।
बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो ओबीसी का आदमी है, ओबीसी की ही जाति आधार गिनती का विरोध कर रहा है नरेंद्र मोदी को तो ओबीसी है, वो कहता है मैं ओबीसी, मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, वो खुद ही कहता है क्या हूं। मगर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के जाति आधारित गिनती के विरोध में हलफनामा दाखिल किया, विरोध में दाखिल किया। तो ये तो स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर लेता है, रिकॉर्डेड बातें। अगर ऐसा है तो ये नरेंद्र मोदी का नहीं होगा, ये आरएसएस के लोगों ने ऐसा करने के लिए मोदी को कहा होगा और मोदी ने इस बात को माना होगा। अगर मोदी ने इस बात को नहीं माना होता तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं। मोदी ने इसीलिए माना क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री बने रहना। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी का होने के बावजूद भी ओबीसी के विरोध में हलफनामा दाखिल करता है, इसे नेचुरल नहीं माना जा सकता। इस आधार पर कह रहा हूं कि आरएसएस ने ऐसा विरोध करने के लिए नरेंद्र मोदी को कहा होगा। इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की सरकार पर्दे के पीछे से आरएसएस से लोग चला है। सबूत के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार पर्दे के पीछे से आरएसएस के लोग चला रहे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है और कैबिनेट में फैसले कर रहा है, ऐसी तो कोई खबर हमको पढ़ने को नहीं मिली। जबकि एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और कैबिनेट में फैसले करने पड़ते हैं और फिर वो लागू करने पड़ते हैं। ऐसा तो कोई खबर हमको आज तक पढ़ने को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट में पास किया कि ओबीसी के विरोध में हलफनामा दाखिल करना है। ऐसा कोई खबर नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर हलफनामा दाखिल कर दिया। तो इसका मतलब है पर्दे के पीछे से आरएसएस जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम से चला रहे हैं। नाम नरेंद्र मोदी का, काम जो है आरएसएस के लोग चला रहे हैं। तो इतना सारा संघर्ष जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के अधिकार हासिल करने के लिए किया। ये संघर्ष करने के बाद इतने सारे अधिकार हमारे लिए हासिल किए, तो ये उम्मीद रखना कि पढ़े लिखे लोग जो हमारे आंदोलन से पैदा हुए हैं वो हमारा जो आंदोलन है वो चलाने का काम करे, ये अगर उम्मीद बाबा साहब अम्बेडकर करते थे पढ़े लिखे लोगों से तो ये कोई गलत बात होती नहीं। मगर पढ़े लिखे लोगों ने ये काम करने का काम नहीं किया। इसी बात को काशीराम जी ने उठाया, इसी बात को लेकर के उठाया और फिर 1956 को ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ और 71-72 को काशीराम जी ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन हम लोगों को फिर मतलब 56 और 72 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 10-15 साल का समय हमको दिखाई देता है। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन काशीराम जी के नेतृत्व में चलता हुआ दिखाई देता है। मैं 72 में मैट्रिक पढ़ रहा हूं, तो उस समय काशीराम जी इसका नेतृत्व कर रहे। तो हम ये कह सकते हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात सही है। बहुत संख्य पढ़े लिखे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का फायदा लेते हैं, मगर उस आंदोलन के प्रति हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने का काम नहीं करते हैं। मगर उसमें से एक व्यक्ति काशीराम जी थे, उन्होंने इस जिम्मेदारी को माना, स्वीकार किया और स्वीकार करके इस बात को आगे बढ़ाया। मैं खुद 77 से इस काम को कर रहा हूं। आप गिनती करो, 77 से लेकर 23 और 22 लगभग 45 साल का समय हो गया। 77 में मैं मानसिक में काम करने लगा और 45 साल से अभी ये आंदोलन जो है, जब काशीराम जी थे उस समय 13 स्टेट में 140 जिलों में मानसिक संगठन था। अभी ये संगठन 31 राज्यों में 567 जिलों में
4,000 से ज्यादा तहसीलों में और 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में फैला। इतना विशाल आंदोलन हो गया। आप लोगों को सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि इतना विशाल हो गया। ये जो विशाल हो गया, इस पीरियड में मैं राजकोट नहीं आया था तो चुप नहीं बैठा। इस पीरियड में मैं राजकोट नहीं आया था, इसका मतलब मैं आराम कर रहा था नहीं। ये सारे देश भर में फैलाने का काम हम लोग कर रहे थे और इतना विशाल आंदोलन हम लोगों ने पढ़ाने में, फैलाने में कामयाबी हासिल की। ये कितना बड़ा संगठन है, क्योंकि मैं इस बात को, इस सिद्धांत को मानता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दुनिया में संगठित शक्ति के बगैर कोई बड़ा परिवर्तन करना संभव नहीं। अगर आप बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो जो हमारे लोगों को जरूरी है, भारत में मैं एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो खास बात क्या है कि अभी आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि ये कारवा आपसे बनता है तो आगे बढ़ाओ, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ये पीछे जाने वाला मामला नहीं होगा, ये आगे गया होगा। अभी किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये इतने बड़े पैमाने पर फैल गया है और ये संगठित शक्ति कितनी बड़ी हो गई है तो 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद किया। 13 पॉइंट रोस्टर्स आरएसएस के लोग लागू करना चाहते थे, बीजेपी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हमने भारत बंद किया। 205 रोस्टर का मुद्दा उठाया, भारत बंद करवाया, भारत बंद हुआ और नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर किया पार्लियामेंट में 200 पॉइंट रोस्टर का कानून बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है पता है आपको? कितना अकड़ू? किसानों के तीनों कानून पीछे ले लिया मगर किसानों से आज तक बात नहीं की। कितना अकड़ू है? अकड़ कब हो? हमारे देहात में, मैं देहात का रहने वाला हूं, देहात का अनुभव बताता हूं। देहात में बोलते हैं लोग या गांव के, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। पता नहीं आप लोगों को, राजकोट के लोगों को या गुजरात के लोगों को पता है कि नहीं पता कि मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। बोलते घी लेना, इसको घी लेना, नहीं तो अगर उसको लेकर जाने के दौरान तो ऐसा खड़ा है बोल तो बोलते घी लेना, थोड़ा नरम रहना चाहिए। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। आप लोगों को लगता होगा ये नरेंद्र मोदी को मरा हो गए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा नरेंद्र मोदी को मरा हो गए। नरेंद्र मोदी तो घंटा घंटा बोलता है, चलता फिरता है, देश का प्रधानमंत्री है। हाँ ये बात सही है, मगर फिर भी मैं उसको मरा हुआ कह रहा हूं तो मुझे तो बगैर सबूत के कोई बात करने की आदत नहीं। आप लोगों को इसका भी सबूत दे देता हूं कि नरेंद्र मोदी मरा हुआ है। कैसे? नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में, ओबीसी का, नरेंद्र मोदी ओबीसी का, ओबीसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया तो वो कहता था, क्या कहता था? मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, मैं ओबीसी का हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, वो कहता था। और अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी के जमीर ने आवाज लगाना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जिंदा था तो नरेंद्र मोदी के जमीर से आवाज आनी चाहिए थी। कैसी? अरे नरेंद्र, तू तो कहता है तू पिछड़े वर्ग का, तू तो कहता है तू ओबीसी का है, तू तो कहता है चाय बेचने वाला है, और अगर है तो तूने ओबीसी के जाति आधारित गिनती के विरोध में हलफनामा कैसे दाखिल कर दिया? ऐसी आवाज नरेंद्र मोदी के जमीर में नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी के जमीर में आवाज क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर मरा हुआ होता है वो आदमी मरा हुआ होता है, मगर चलता फिरता दिखाई देता है, बोलता हुआ दिखाई देता है, मगर उसका जमीर मरा हुआ होता है। साथियों, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आपको देश की वास्तविकता की जानकारी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, उसका आरएसएस के लोग इस्तेमाल
कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये बात उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, समझाने के लिए बताया, क्योंकि मैं भाषण कम करता हूं और लोगों को समझाने का काम ज्यादा करता हूं। जो मैं समझता हूं वो लोग दूसरे को समझ में आ जाए, जो मैं समझता हूं वो दूसरों को भी अगर समझ में आता है तो दूसरे लोग भी इस बात का प्रचार कर सकते हैं। आइडियाज को पहले समझना पड़ता है, फिर आइडियाज का प्रचार किया जाता है। अगर आपको आइडियाज ही समझ में नहीं आती है तो फिर आइडियाज का आप प्रचार कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये बात मैं खास तौर पर आपको समझा रहा था। तो नरेंद्र मोदी के रेफरेंस में इसीलिए ये बात मैंने आपको बताई कि नरेंद्र मोदी जो है वो अकड़ता है, तो ये अकड़न हम लोगों को समझने की जरूरत है। मगर हमने भारत बंद किया और उस अकड़ने वाले प्रधानमंत्री को सीधा किया और पार्लियामेंट में 200 पॉइंट रोस्टर का कानून नरेंद्र मोदी से ही लागू करवाया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट में, एक कोई प्रधानमंत्री ने घोषित नहीं किया, ये पार्लियामेंट में कानून पास किया गया। छोटी मोटी घटना नहीं थी, इतनी बड़ी घटना हमने भारत बंद की वजह से करने में कामयाब हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास संगठित शक्ति कितनी बड़ी है जिससे हम भारत बंद कर सकते। ये आप लोगों को बताना है। दूसरा भारत बंद 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में हमने किया। सीएए क्या है इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आसाम में आपको ले जाना चाहता हूं। आसाम में छोटे लेवल पर सीएए लागू करवाया और 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। कितने राजकोट के लोगों को यह पता है कि 19,48,000 में 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC, इनको नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया। नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब समझते हो? नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मतलब है आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आपकी सारी संपत्ति जब्त की जा सकती है, आपके सारे संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा सकते हैं और आपको डिटेंशन कैंप में, जेल नुमा व्यवस्था में सड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये किया, ये करने का जो ऐलान हुआ तो वहां के SC ST OBC के लोगों ने हमारे वामसेक के लोगों से संपर्क किया कि इसमें आप हमारी मदद करो। आसाम में वामसेक उस समय हमारे पास ज्यादा मजबूत नहीं था, उन्होंने कहा कि ज्यादा मजबूत नहीं है, मगर देश में वामसेक मजबूत संगठन है और इसमें एक आदमी आपकी मदद कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नमेंट मिनिस्टर। ये कहां मिलेगा? का दिल्ली में। दिल्ली तो हम जिंदगी में कभी गए नहीं। तो हमारे लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको 2 कार्यकर्ता ने 5 उनके लोगों को लेकर आए। तो मैंने उनको कहा कि जो आप कह रहे हो ऐसी समस्या आपकी है तो क्या आप वहां कई हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर सकते हो? कहा कर सकते। तो मैं गुवाहाटी जो आसाम की राजधानी है वहां कई हजार लोग इकट्ठा, जब कई हजार लोग इकट्ठा हुए तो वहां मैंने उनको 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि आप लोगों ने ये जो आंदोलन आसाम में चलाया, ये आंदोलन बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन था, उस समय आप क्या कर रहे हैं? SC ST OBC के लोगों को पूछे क्या कर रहे? तो कहा हम उस आंदोलन में थे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के आंदोलन में हम शामिल थे। दूसरा सवाल पूछा, जब आप उस आंदोलन में, भगाने के आंदोलन में शामिल थे तो अब आपकी क्या समस्या है? आप तो खुद ही शामिल थे, आपकी अब क्या समस्या है? कहा हमारा नंबर लगा दिया। RSS ने, विश्व हिंदू परिषद ने जो सारे देश भर में प्रचार करती, दोबारा कहता हूं, सारे देश भर में क्या प्रचार करते? RSS विश्व हिंदू परिषद और भाजपा शेड्यूल कास्ट हिंदू है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू है, OBC हिंदू है, मगर जब 14,48,000 SC ST OBC को निकाला तब हिंदू नहीं थे, तभी तो हिंदू थे, मगर उन्होंने उसको निकाला। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों को हम लोग हिंदू है, ये सुविधा की बात है,
जब उनको वोट चाहिए भाजपा को तो हिंदू है, जब चंदा चाहिए तो हिंदू है, मुसलमान को मारना है तो हिंदू है, फसाद करना है तो हिंदू है। तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण कहते हैं स्वर्ग में जाना। हमारे लोगों को गरीबी की चिंता नहीं है, मरने के बाद क्या होगा। ब्राह्मण कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? हम जब जो कहते करो कि एक एससी एसटी ओबीसी के आदमी को कम से कम एक मुसलमान को मारना है, इसका क्या है? डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते, कोई रुकावट नहीं। हम ब्राह्मण भी आपको रोकने लगा, नहीं तो ब्राह्मण की पहली रुकावट हो, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अच्छा, मारने से स्वर्ग डायरेक्ट बिल्कुल बीच में कोई रुकावट ही नहीं है। तो हमारे लोग स्वर्ग की आचार में मुसलमान को मारते। तो आरएसएस को, बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को, ये मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। आप लोगों को लगता है यार कैसे बोल रहा है, ये मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का फिर भी बोल रहा हूँ, देखो रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। और कहता हूँ एफआईआर दाखिल करो, चलो मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल की दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही बगैर सबूतों के कोई बात थोड़ी करता हूँ। मैं बगैर सबूतों के कोई बात नहीं करता। सबूत नहीं मिले तो गंदन में जाकर लाता हूँ। तो ब्राह्मणों के सारे सबूत उधर लेके गए। मैं वहां जाके देखा, सारे भारत से बहुत सारे पत्थर लेके गए, उसको एयर कंडीशन में। अरे हमारे लोगों को इधर गर्मी के दिनों में गर्मी सहन करनी पड़ती, उधर हमारे देश के पत्थरों को एयर कंडीशन में रखा। ये काय के पत्थर है? मैंने पूछा बगैर, ये मौर्य। तो मौर्य के समय के जो पत्थर थे वो उधर बंदर के म्यूजियम में रखे हुए, एयर कंडीशन म्यूजियम में रखे हुए। मैंने कहा एयर कंडीशन क्यों लगाया? कहा कि ये पत्थर जैसा है वैसे रहना चाहिए, उसको खरोच जाना चाहिए पत्थर। हमारे लोगों की हालत इतनी खराब है, यहां से पत्थर लेके गए, उसको भी उन्होंने बड़ा इस तरह से रखा। तो मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं कि इस तरह से जो आसाम के हमारे लोग हैं 14,48,000 लोग जो है, उनको उन्होंने जब नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, तब मैं वहां गए। लाखों की संख्या में जब लोग इकट्ठा किए तो और मैंने वो एक सवाल पूछा। मैंने कहा ये मामला बहुत क्रिटिकल है, ये मामला तुम्हारे लेवल पर समाधान करने की संभावना ही नहीं है। अभी मुझे इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ये मामला नेशनल लेवल का है। मैं दिल्ली गया गुवाहाटी से, और गुवाहाटी में दिल्ली जाकर के दिल्ली में अनाउंस किया 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया जाएगा सीए के विरोध। अब सीए में आसाम में 5 लाख मुसलमानों को भी निकाला था। तो जब हमने सीए के विरोध में आंदोलन किया तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने सारे देश भर में इस आंदोलन में भारत बंद में सवारी दिया, और मुसलमानों का भी नंबर लगाया था। तो सारे देश भर में मुसलमान भाइयों ने भी बड़े पैमाने पर तथ्य दिए। तो पहला भारत बंद था, उससे भी बड़ा भारत बंद हो गया। जब उससे भी बड़ा भारत बंद हो गया तो नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, आरएसएस ने कानून बनाया, विश्व हिंदू परिषद ने जो कानून बनाया, सीए का कानून बनाया, हमारे आंदोलन की वजह से कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री। चलो मैं भी मान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, मगर उसका कानून हमने रोक दिया, लागू नहीं होने दिया। तो उसका कानून लागू ना होने देने वाला आदमी कितना ताकतवर है? अच्छा, तो कुछ लोगों को समझ में आया, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया, मगर कुछ लोगों को समझ में आया। इसने ताकतवर नरेंद्र मोदी को उसका जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया वो अभी कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है, लागू नहीं कर पाया। नहीं तो सीए के बारे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह डेली कहते सीए 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 सीए, अब बोलता है सीए, सुनते हो? बिल्कुल बोलती बंद।
बोलती ही बंद है, कोई सीए नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको हमने कचरा कुंडी में डाला हुआ है। नरेंद्र मोदी का ये जो कानून है सीए का, ये कानून हमने कचरा कुंडी में डाला हुआ है। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री का, इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री का भारत बंद की वजह से, और भारत बंद संगठित शक्ति की वजह से, और संगठित शक्ति विशाल संगठन हमने बनाया उसकी वजह से। मैं राजकोट नहीं आया था तो मैं चुप नहीं बैठा था। वो विशाल संगठन बनाने में 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में, इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा किया। कल 25 मई को ओबीसी की जातीय आधार गिनती के मुद्दे पर भारत बंद किया, देखा होगा। 24 तारीख को सारा सोशल मीडिया में हम ही, 25 तारीख को तो बस कहीं पर भी सोशल मीडिया ओपन करो, हम ही हम थे। तो मैंने कहा यार अभी 25 का हो गया है, तो 26 को भी हम ही हम। अरे रुक जाओ ना, सारे देश भर में जिधर जो है ये ताकत, संगठन शक्ति जो है, ये ताकत जो है, उसके आधार पर हमने उससे भी बड़ा भारत बंद करवाया है। ओबीसी के लोगों को ओबीसी का प्रधानमंत्री जातीय आधार गिनती नहीं कर रहा है। अब उनके सामने संकट खड़ा हो गया कि नरेंद्र मोदी को अगर ओबीसी का नेता मानना है तो लागू करना पड़ेगा। लागू करने से हमारा ज्यादा फायदा नहीं होगा, लागू करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, ना लागू करने से ज्यादा। समझ लीजिए, ये राजनीति है। राजनीति इतना आसान नहीं कि सबको समझ में आ जाए। लागू करने से क्या होगा, हमने लागू किया, हमारे आंदोलन की वजह से लागू हुआ, ऐसा कहेंगे। नहीं लागू किया तो दोबारा भारत बंद करेंगे, तीसरी बार भारत बंद करेंगे, और अंतिमता हर ओबीसी को मालूम होगा ही नहीं, नरेंद्र मोदी हमारा नेता नहीं हुआ। जब 52% ओबीसी हमारे आंदोलन को, अपना आंदोलन स्वीकार कर लेंगे, तो अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी दिल्ली में पहुंचने वाला। ये फायदा ना करने से तो केवल गिनती हो, ना करने से दिल्ली में पहुंच जाएंगे हमारे लोग। तो राजनीति इतना आसान नहीं कि सब लोगों को समझ में आए, इतना सामान्य बात नहीं। राजनीति तरीके से ही की जाती है। तो ये बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से साथियों, ये इतना बड़ा, इतना विशाल संगठन जो है वो हम लोग निर्माण कर चुके हैं। अभी 5 मिनट का समय है, मैं कंट्रोल करता हूं। अब जब इतना बड़ा विशाल संगठन हम लोग भारत बंद कर रहे हैं, तो मैं राजकोट के लोगों को, गुजरात के लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अब पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनको हमने वामसेट के माध्यम से इकट्ठा करने का काम किया, अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन नहीं है, ये साधारण लोगों का संगठन है। तो आप लोगों को जिले से तहसील में जाना चाहिए, तहसील से ब्लॉक में जाना चाहिए, ब्लॉक से ग्राम पंचायत जाना चाहिए, ग्राम पंचायत से गांव में जाना चाहिए, और गांव के लोगों को जागृत करके इस आंदोलन के साथ जोड़ना चाहिए। हमारे लोग गांव में रहते, करोड़ों की संख्या में हमारे लोग गांव में रहते। हमारे लोगों का शहरीकरण नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे चलो शहर की हो, मगर अभी हमारे लोग गांव में ही है, ज्यादा संख्या में है। उनको जागृत करो, अपने आंदोलन के साथ खड़ा करो। अगर करोड़ों की संख्या में हमारे लोग हमारे आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं, तो जो हम 10 साल में चाहते हैं कर लेंगे। 10 साल तक हम 20 बार भारत बंद करेंगे। 6 महीने में 1 बार भारत, दूसरे 6 महीने में 1 बार भारत। आप बोलेंगे क्यों? तो हमारे पास कौन सा काम बनता है? मैं तो राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार हूं। नरेंद्र मोदी ने हमें कोई रोजगार तो दिया नहीं है। तो 6 महीने में 1 बार भारत बंद, दूसरे 6 महीने में दूसरा भारत बंद। अगर 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे, तो कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं बचेगा भारत में, जिसको ये मालूम नहीं होगा कि वामन मेश्राम उनकी लड़ाई लड़ रहा है। सबको मालूम।
जब सबको मालूम हो जाएगा कि उनकी लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, तो वो सारे लोग हमारे आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। जब सारे लोग हमारे आंदोलन से खड़े हो जाएंगे, तो इस देश में जो बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति के बल पर हम लोग करना चाहते हैं, वो करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इस आंदोलन के साथ आप लोग राजकोट और गुजरात के गांवों को खड़ा करने का काम करिए। इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।